नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब के माध्यम से आप अपनी अध्ययन को जो है घर बैठे कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, सिर्फ आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था, हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो हमने पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, उसके बाद हमने संविधान सभा को देखा, फिर हमने प्रस्तावना को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अनुसूची। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ। अब देखिए, पहला प्रश्न आता है कि क्या अनुसूची संविधान का भाग है? पहला प्रश्न है, क्या अनुसूची संविधान का भाग है? ये पहला क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपके बनता है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। प्रस्तावना अनुसूचियां जो हैं वो संविधान का भाग है। अब बात करते हैं, मूलतः संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान का निर्माण हुआ, अर्थात मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूलतः 8 थी। तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो अब पढ़ेंगे वर्तमान अनुसूचियां कितनी हैं साहब? 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में हो गई हैं। अब हम सब अनुसूचियों का एक के बाद एक जो है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अनुसूचियां अगर हम रीट के सिलेबस में देखें या पटवारी के सिलेबस में देखें तो अनुसूचियां सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी मार्केट में गाइड वगैरह देखेंगे या फिर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो अनुसूचियां छोड़ देते हैं कि अनुसूची आपके कोर्स में लिखी नहीं हुई है। लेकिन जब आपके कोर्स में ये लिखा हुआ है कि भारत का संविधान, और जब भारत का संविधान लिखा है और अनुसूचियां संविधान का भाग हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके कोर्स में नहीं है? अभी हम देखेंगे कि अगर आप मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ रहे हैं, तो क्या संसद के सदस्यों की आप शपथ नहीं पढ़ेंगे? अगर आप संसद पढ़ रहे हैं तो क्या आप ये नहीं पढ़ेंगे उनको वेतन कितना मिलता है? और अगर आप संसद के सदस्यों का वेतन पढ़ेंगे तो इसका मतलब दूसरी अनुसूची भी पढ़ेंगे, और उनकी शपथ के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है आप तीसरी अनुसूची भी पढ़ेंगे। और आप सब संशोधन है आपके, तो संशोधन देखोगे तो आप संशोधनों के माध्यम से भी देखोगे कि 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 91वां संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये सभी संशोधन जो हैं वो आपके अनुसूचियों में है। तो अनुसूचियों भी आपके कोर्स में है। क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उस पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि जब वो चीज़ें हैं और उनसे कहीं ना कहीं संबंध इन अनुसूचियों का है तो बेशक ये आपके कोर्स में है। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम या पहली अनुसूची। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पॉलिटी जो होती है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आती है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा भी अगर आप संविधान का अध्ययन करते हैं, आप साधारण व्यक्ति हैं, तो भी आपके संविधान जो है बहुत काम का है, क्योंकि दैनिक जीवन में सर्वाधिक काम आने वाला विषय कौन सा है? संविधान है। ये आपको क्या अधिकार, आपके कर्तव्य, हर चीज़ के बारे में जो है वो बताता है। आपकी सरकार जिन्हें आप वोट देकर चुनते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो अब पहली अनुसूची में क्या चीज़ है? पहली अनुसूची में है भारत संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक है साथियों, पहली अनुसूची में क्या है? भारत संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, अर्थात भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित राज्य कितने हैं। तो भारत में अगर राज्यों की बात करें तो कितने हैं? 28 राज्य हैं। नवीनतम राज्य कौन सा है? नवीनतम राज्य है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और ये कब बना था? ये बना था 2 जून
2014 को। और किसकी सिफारिश से बना था? श्री कृष्ण समिति की आधार पर, श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में? नवीनतम राज्य कौन सा है हमारा? तेलंगाना है। कब बना? 2 जून 2014 को। और किसकी सिफारिशों से बना? श्री कृष्ण समिति की सिफारिशों से बना। ये तो बात हुई किनकी? राज्यों की। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित राज्य। ठीक है मित्रों, इसको हम पहले थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से। इनको लिखते रहा करो साथ साथ वीडियो पॉज करके, ताकि आप नोट्स जो है वो अच्छी तरह बना। जो मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा आपको। हम पढ़ रहे हैं अब केंद्र शासित राज्य। ये कितने होते हैं अभी वर्तमान में? हमारे 8। अब देखिए, पहले हम जानते हैं केंद्र शासित राज्य होता क्या है। क्या आवश्यकता पड़ती है देश को, भारत को, कि हम राज्यों के अतिरिक्त एक ऐसे राज्य भी बनाए जिनको जो केंद्र शासित हों? तो इसका मुख्य देखो 2 वजह होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 तो प्रशासनिक। क्या होती है? प्रशासनिक। और दूसरी होती है सांस्कृतिक। अगर प्रशासन की दृष्टि से किसी क्षेत्र को पूरा राज्य बनाना संभव नहीं होता तो उसे क्या बना देते हैं? केंद्र शासित राज्य, जिसका जो प्रशासन है वो केंद्र के अंडर में होता है। और दूसरा होता है यहाँ पर सांस्कृतिक। अब जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, कोई छोटा क्षेत्र है, राज्य के बराबर बड़ा नहीं है, और वहाँ की संस्कृति जो है अपने आसपास की जगह से वो अलग है। अगर हम उसे किसी राज्य में मिला देंगे, किसी बड़े राज्य में मिला देंगे, तो उस संस्कृति का जो है वो दूसरी संस्कृति में विलय होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार संस्कृति को बचाने के लिए, दूसरी संस्कृति में उसका विलय नहीं हो जाए, इसके लिए सांस्कृतिक या प्रशासनिक दृष्टि से महत्व रखने वाली स्थान को केंद्र शासित राज्य जो है वो बना देते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं हमारे 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम ऊपर से ही चलना शुरू करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। ठीक है मित्रों, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, तीसरा हम फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा है? दिल्ली। फिर आते हैं नीचे तो कौन सा आता है चौथे नंबर पर? चंडीगढ़। ठीक है, फिर उसके और थोड़ा नीचे हम चलते हैं तो कौन सा आएगा? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, छठे नंबर पर कौन सा आता है? लक्षद्वीप। इधर दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं। 7वें नंबर पर कौन सा आता है हमारे? पुद्दुचेरी। और 8वें नंबर पर है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देखिए, रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपने नाम तो इन सभी के सुन रखे हैं। तो इस हिसाब से कर लीजिए कि भारत के ऊपर से नीचे चलता हुआ क्रम। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार। अब हम देखते हैं ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें नवीनतम जो है केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है हमारा 5वें नंबर का कौन सा? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। ये क्या है? पहले अलग अलग केंद्र शासित राज्य थे, इन्हें मर्ज करके, सम्मिलित करके एक ही केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। और वो कब बनाया? 26 जनवरी 2020 को। अभी अभी नवीन ये बना है। ठीक है, इसके बाद जो 2 नवीनतम हैं वो कौन से हैं और जो काफ़ी चर्चा में रहे वो कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं ये 5 अगस्त, कब? 5 अगस्त 2019 को घोषित किए गए थे और अस्तित्व में कब आए थे? 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गए। घोषणा कब हुई इनकी केंद्र शासित राज्य की? 5 अक्टूबर 2019 को। और लागू कब से हो गए? 31 अक्टूबर 2019 से।
और ये बने किससे? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से इन दोनों को पहले घोषणा की गई 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद ये अस्तित्व में कब आते हैं? जब मूल रूप से ये उनकी घोषणा का क्रियान्वयन हो जाता है कि ये अलग अलग केंद्र शासित राज्य हैं। कब हुए? 31 अक्टूबर 2019 को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, पहली अनुसूची को आप ऐसे मत लेना कि सिर्फ इसमें क्या है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र, और इसका सिर्फ आपको खाली संख्या ही याद नहीं रखनी भाई, 28 और 8 है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आपको इनका वर्णन भी याद करना पड़ेगा। बहुत ही हिट क्वेश्चन है क्योंकि अब इनकी संख्या भी चेंज हुई है, 28 हो गए राज्य। उसके बाद जो है ये केंद्र शासित राज्य हैं, इनकी भी नंबरिंग में चेंज हुई है क्योंकि एक तो ये 2 जुड़ गए, उसके बाद जो 2 थे वो 1 हो गए। तो नवीनतम, ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नवीनतम जो है वो कौन सा है अपने, क्योंकि अपन सोचेंगे क्या, इनका नाम तो अपन ने पहले सुन रखा है, नए अपन को दिखेंगे कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जबकि उनसे भी नए कौन से हैं, क्योंकि इन्हें मर्ज कर एक कर दिया गया है, वो हैं दादर नगर हवेली और दमन-दीव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो और अब हम पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आपको पसंद नहीं आता तो अपने सुझाव दें कि हम क्या बढ़िया करें आपके लिए कि आपको ये हमारा चैनल अधिक से अधिक पसंद आ सके। इसके बाद हम आते हैं इस पर, दूसरी अनुसूची पर या द्वितीय जो भी है। इसमें देखिए क्या है, दूसरी अनुसूची में है उच्च पदाधिकारियों का वेतन। दूसरी अनुसूची किसके बारे में? उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अब सभी उच्च पदाधिकारी कौन कौन है? तो नंबर 1 लेते हैं हम। सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रपति। भाई सबसे उच्च तो यही है, भारत का प्रथम व्यक्ति है इसके लिए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कौन है? तो राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद 3 नंबर पर कौन आता है? राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और 5 नंबर पे कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। 6 नंबर पे कौन आता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अंतिम 7वां नंबर कौन सा है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। अब हम देखते हैं कि इन सभी का वेतन जो है वो किस प्रकार है, कितना कितना इन्हें मिलता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। ये सभी वेतन है जो किस में है? प्रति माह में, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करें तो कितना आता है उनका? 4.5 4.5 लाख। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना वेतन उपराष्ट्रपति के पद से नहीं बल्कि किस पद से उठाता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति अपना वेतन उठाता है। उसके बाद हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कितना वेतन उठाता है? 3.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनका वेतन है 2,80,000 रुपये। कितने? 2,80,000 रुपये।
उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात करें तो वो है 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए। उसके बाद हम बात करें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो उन्हें भी कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। 2,50,000 जो है उन्हें वेतन मिलता है। उसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उन्हें मिलता है 2,25,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई किसे कितना वेतन मिलता है? राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4.5 लाख, राज्यपाल को वेतन मिलता है 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000 रुपए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2,25,000 रुपए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में सीधे पूछ लिया जाता है कि इनका वेतन जो है कितना है। और ध्यान रखना, ये वेतन जो है प्रति माह का वेतन है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो है अपना वेतन उपराष्ट्रपति के पदनाम से नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के पदनाम से उठाता है। आगे चलते हैं अब मित्रों। अब आगे आती है हमारे तीसरी अनुसूची। कौन सी आती है? तीसरी अनुसूची। देखिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, आपके ही काम का है, नोट्स ज़रूर इसके बनाएं। अब कौन सी आएगी? तीसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची में देखिए क्या है। इसमें पहले हमने राज्य क्षेत्र का वर्णन करा, उसके बाद जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं उनको वेतन दिया। अब वेतन दिया है, जब पैसे देंगे तो उनसे शपथ भी तो दिलवाएंगे, जो वेतन दिया है उसके हिसाब से काम करो। तो फिर तीसरे में क्या आएगी? उच्च पदाधिकारियों की शपथ। ठीक है, उच्च पदाधिकारियों की शपथ। अब इसमें कौन कौन से उच्च पदाधिकारी हैं? नंबर 1 है यहां पर केंद्र के मंत्री। ठीक है, दूसरा संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। तीसरा राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री। और चौथा है राज्य विधान मंडल के सदस्य। पांचवा है यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। छठा है यहां पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके बाद सातवां है यहां पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आई बात समझ में? कौन कौन है इसमें? केंद्र के मंत्री, दूसरा राज्य के मंत्री, तीसरा राज्य विधानमंडल के सदस्य, चौथा जो है हमारे पास संसद के सदस्य हैं, फिर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीसरा है नियंत्रक एवं मतलब अंतिम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सभी जो हैं, इन सभी की शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में है। इनके अलावा किसी की भी शपथ के बारे में इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में नहीं है, उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं है, पर चूंकि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है तो वो किसके रूप में शपथ लेता है? सभापति के रूप में। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सी अनुसूची पर? चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची पर।
चौथी अनुसूची जो है दोस्तों वो क्या है, भारत में संघात्मक शासन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताती है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से अलग अलग सीटें होती हैं, तो किस राज्य से कितनी सीटें हैं ये किस में बताती है, अनुसूची 4 में। जैसे कि हम बात करें सर्वाधिक जो है वो किससे है, यूपी से कितनी है, 31 है। अपने राजस्थान से कितनी है, 10 हैं। इसी प्रकार जैसे गोवा वगैरह हैं उनसे एक एक भी है। और हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में ही सीटें हैं जो हैं। ठीक है, ये हो गई आपके चौथी अनुसूची। अब हम आते हैं 5वीं अनुसूची पर। देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है उन्हें एक साथ पढ़ा जाता है। किसको? 5वीं और 6ठी अनुसूची को एक साथ पढ़ा जाता है। क्यों? ये मैं बताता हूँ आपको अभी। देखो ये क्या है, ये जनजातियों से संबंधित है। किससे? जनजातियों से। ठीक है, अब कौन सी देखते हैं कि एक शब्द में बोलता हूँ आपको, अमेय मित्रिद। ठीक है, ये क्या है, ये है असम, ये है मेघालय, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा और ये है दार्जिलिंग। ठीक है, ये अमेय मित्रिद जो है कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और दार्जिलिंग, ये जो सभी हैं ये तो किस में है, 6ठी अनुसूची में। किस में है, 6ठी अनुसूची में। ये किस में है, 6ठी अनुसूची में। किस में है, 6ठी अनुसूची में। और इनके अलावा जो भी जनजाति क्षेत्र हैं वो किस में आते हैं, 5वीं अनुसूची में। तो हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, 5वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 5वीं अनुसूची के बारे में। याद में आ गया कौन सा क्षेत्र है ये? इनको छोड़कर जो जनजाति क्षेत्र हैं वो कौन से होते हैं, 5वीं अनुसूची में। और ये अमेय मित्रित जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 6ठी अनुसूची में। अब देखिए इन क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान है। इन क्षेत्रों के लिए पहला प्रावधान है कि किसका निर्माण किया जाएगा, जनजाति उपयोजना क्षेत्र। किसका? नंबर 1 जनजाति उपयोजना क्षेत्र, जिसे हम टीएसपी भी कहते हैं। टीएसपी अपने राजस्थान में भी है। टीएसपी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जनजाति उपयोजना क्षेत्र का जो है वो निर्माण किया जाएगा। दूसरा, राज्यपाल जो है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को टीएसपी क्षेत्र, जनजाति उपयोजना क्षेत्र जो है की रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, समझ में आई। नंबर 1 काम तो क्या होगा, जनजाति उपयोजना क्षेत्र का निर्माण होगा जिसे टीएसपी कहते हैं। और दूसरा क्या होगा, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष इस टीएसपी क्षेत्र, जनजाति उपयोजना क्षेत्र की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को भेजेगा। उसके बाद नंबर 3 इसमें क्या चीज़ आती है कि राज्यपाल चाहे तो संसद व विधानमंडल से पारित कानून जो है उसे टीएसपी क्षेत्रों में, पारित कानून को टीएसपी क्षेत्रों में लागू करने से रोक सकता है। समझ में आई आपके बात, क्या क्या होता है इसमें?
पांचवी अनुसूची में जनजाति उपयोजना क्षेत्र टीएसपी का निर्माण किया जाएगा। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष जो है वो राष्ट्रपति को टीएसपी क्षेत्र की रिपोर्ट भेजेगा। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो संसद और विधानमंडल के जो पारित कानून हैं उन्हें टीएसपी क्षेत्रों में लागू करने से रोक सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे और भी है पांचवी अनुसूची में। देखिए और क्या बातें हैं इसमें। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें इसके अतिरिक्त क्या होता है, 20 सदस्यीय सलाहकारी जनजाति परिषद का निर्माण होता है। जनजाति परिषद का निर्माण होता है जिसमें कितने सदस्य जनजाति से होते हैं, 3/4 सदस्य जो हैं वो जनजाति से होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। 20 सदस्य सलाहकारी जनजाति परिषद का निर्माण होता है, इसके 3/4 सदस्य जो हैं वो जनजाति से होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं छठी अनुसूची के बारे में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टीएसपी क्षेत्र है, इन टीएसपी क्षेत्रों का निर्माण जो है वो किससे किया गया, वो एलपी विद्यार्थी समिति के आधार पर की सिफारिशों पर, एलपी विद्यार्थी समिति की सिफारिशों पर एलपी विद्यार्थी की समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है टीएसपी क्षेत्र का निर्माण किया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं छठी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या है, देखो छठी अनुसूची में ये क्षेत्र है अमय, मित्रीय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आता है 30 सदस्यीय जिला जनजाति परिषद का निर्माण होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और उसे क्या शक्तियां होती हैं, सभी प्रशासनिक शक्तियाँ। जिस प्रकार एक विधायक को होती हैं उस प्रकार की प्रशासनिक शक्तियाँ जो हैं, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार विधायक चुने जाते हैं उस प्रकार ये सदस्य परिषद जो है, जिला जनजाति परिषद, इसका निर्माण होता है। तो 5वीं अनुसूची से अधिक लोकतांत्रिक अनुसूची कौन सी है, छठी अनुसूची जो है वो अधिक लोकतांत्रिक है। ठीक है, आई बात समझ में। क्या होता है इसमें, 30 सदस्य जिला जनजाति परिषद का निर्माण होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, और इसे सभी प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है मित्रों, आप उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं देखो छठी, 7वीं और 8वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची जो है ये भी भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है उसका एक तरह से प्रतिरूप होती है। क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था को बताती है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, शक्तियों का, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा है। कैसे, 3 प्रकार की जो है सूचियां इसमें है। पहली कौन सी, संघ सूची। दूसरी कौन सी है, राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है,
समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची जो है उसमें क्या है, मूलतः तो कितने विषय हैं, मूलतः कितने विषय हैं 47, और वर्तमान में कितने हैं 52। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे 66। कितने थे मूलतः 66, और वर्तमान में कितने हैं, और वर्तमान में कितने हैं इसमें 61 विषय। इसी प्रकार हम राज्य संघ सूची की बात करें तो मूलतः कितने थे इसमें 97, मूलतः 97, और वर्तमान में कितने हैं 100 विषय। ठीक है, अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे हम बात करें तो सभी केंद्र से संबंधित जितने भी मुख्यालय केंद्र में है, जैसे अपने रक्षा मंत्रालय हुआ, इस प्रकार के जितने भी मोटे मोटे हैं वो केंद्र के पास हैं। और राज्यों की बात करें तो इनके पास जैसे आबकारी विभाग हुआ, उसके बाद राज्य परिवहन का हुआ, तो इस तरह के जो हैं वो विषय किसमें हैं, राज्य सूची के पास हैं। और समवर्ती सूची में शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इस तरह के विषय जो हैं वो समवर्ती सूची में हैं। इसके बात करें एक और सूची होती है यहाँ पर, कौन सी, अवशिष्ट सूची। कौन सी, अवशिष्ट सूची। ठीक है मित्रों, इस अवशिष्ट सूची में क्या है, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आ पाता वो किस में आता है, अवशिष्ट सूची में। तो इसमें एक विषय जैसे हम साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम जो है वो इसी अनुसूची का विषय है। देखो, संघ सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, केंद्र। राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, राज्य। समवर्ती सूची पर जो है दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी विषय पर संघ और राज्य में मतभेद हो तो फिर चलेगी किसकी, केंद्र की। तो ये चीज़ जो है भारत की ये प्रवृत्ति एकात्मक व्यवस्था की ओर इंगित करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ समवर्ती सूची किसको दी हुई है, केंद्र को। यदि किसी विषय पर राज्य और केंद्र में मतभेद है तो चलेगी किसकी, यहाँ पर केंद्र की चलेगी। ठीक है, आगे से आपके समझ में बात समझ में। अब हम 8वीं अनुसूची की तरफ चलते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, देखिए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है हमारे भाषाएं। क्या आती है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, भाषाएं। भाषाएं, मूलतः कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है मित्रों, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो कितनी जोड़ दी गई, 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। अब ये कौन कौन सी जोड़ी 8 भाषाएं जो हैं, ये हम देखें 19, 20, 21 और 22। ठीक है, ये कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, समझ में ही आपको कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये कब जोड़ी गई, 2004 में। ठीक है, इसको भी आप उतार लीजिए। देखिए, नोट सभी के बनाइएगा आप। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि क्या है, मैं बोलूँगा वो तो आप भूल जाएंगे, जो मैं बोलूँगा वो आप भूल जाएंगे। आपको याद रखने के लिए इनके नोट्स जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर बनाने पड़ेंगे, वरना ये आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये 2004 में किससे हुए थे, 92वें संविधान संशोधन से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। आपको अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड करने की हमारी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी है वीडियो पूरा देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट में लिख कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली हैं। इसके बाद आती है हमारे कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, जो बाद में जुड़ने प्रारंभ हो गई थी। मूलतः 8 ही थी। अब ये जो है 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ठीक है, किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और ये कब हुई? ये प्रथम संविधान संशोधन 1991 से जुड़ी। इसमें कितने विषय हैं? इसमें लगभग 284 विषय हैं। और देखिए ये जो 9वीं अनुसूची है, इसके विषय जो है न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए नहीं है। न्यायालय में पुनरावलोकन नहीं हो सकता इन विषय का। लेकिन जो है न्यायालय ने क्या दिया है मित्रों? एक निर्णय दिया है। क्या दिया है कि 1973 के बाद जोड़े गए विषयों को या नियमों को जो है न्यायिक पुनरावलोकन में रखा जा सकता है। जुड़ा किससे? प्रथम संविधान संशोधन 1951 से अनुसूची जोड़ी गई है। लगभग 284 विषय हैं। इन विषयों का जो है वो न्यायालय पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो विषय 1973 के बाद जुड़े हैं उन विषयों का जो है हम पुनरावलोकन वो कर सकते हैं। अब आती है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, जिसका कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत बोलबाला हंगामा रहा राजस्थान में और एमपी में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया और कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराने की कोशिश की गई और एमपी में गिराने में सफल हो गए। कौन सी अनुसूची है ये? 10वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल से ये अनुसूची ये जो है वो संबंधित है। ठीक है। अब इसमें पहली बात क्या आती है? देखो दोस्तों, पहली बात आती है कि दल बदल जो है उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो वो करेगा स्पीकर। क्या है? दल बदल का अंतिम निर्णय कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है। और इसके अलावा स्पीकर क्या कर सकता है? सदस्यता रद्द कर सकता है। साहब, सदस्यता रद्द कर सकता है। ठीक है मित्रों, बात समझ में है क्या? ये दल बदल पर निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है, और सदस्यता वो रद्द भी कर सकता है। लेकिन इसमें 2 क्लॉज अपने हैं। वो क्या है कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी बनाए तो दल बदल ना होकर दल का विघटन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दल का विघटन माना जाएगा। ठीक है। इससे मतलब क्या है? मान लीजिए एज एग्जाम्पल किसी पार्टी में 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6। तो उसके 1/3 कितने? 2 सदस्य। यदि किसी 6 सदस्य की पार्टी के 2 सदस्य चाहें तो वह अलग निकलकर एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। वो जो है दल बदल की श्रेणी में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? दल का विघटन माना जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य
2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिलते हैं तो इसे दल में विलय माना जाएगा। आई बात समझ में? अब 2/3 से क्या तात्पर्य है? यहाँ 2/3 से क्या तात्पर्य है? मान लो किसी पार्टी के 6 सदस्य हैं टोटल, और 2/3 कितना हुआ? 4 सदस्य है। मतलब 6 में से 4 सदस्य जो हैं वो यदि दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उसे दल विलय नहीं क्या कहा जाएगा? दल बदल नहीं क्या कहा जाएगा? दल में विलय कहा जाएगा। समझ में ये बात? यदि 1/3 सदस्य चाहें तो वो दूसरी पार्टी बना सकते हैं, उसे दल बदल नहीं क्या समझा जाएगा? दल में विघटन समझा जाएगा। और यदि 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिलते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? दल में विलय माना जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए इनके नोट्स वगैरह आप ज़रूर बनाएं। चलिए दोस्तों, जो है अपनी क्लास बहुत लंबी हो गई है तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और कल से हम 10वीं अनुसूची से ही आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। भी 10वीं अनुसूची जो है पूरी नहीं हुई है, इसको हम यहीं से शुरू करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और हमारी क्लासें ले सके। अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम आपको और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।